नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां आरपीएससी पेपर लीक मामला गर्मा गया है। बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। कल शाहपुरा में बेरोजगार आक्रोश रैली निकालेंगे। जोधपुर में आक्रोश रैली निकाल चुके हैं बेरोजगार और अब शाहपुरा में ये जो बेरोजगार है वो आक्रोश रैली निकालेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कल बता दें कि ये महारैली निकालेगा। आरपीएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। 16 जनवरी को कुचामन में भी आक्रोश रैली निकाली जाएगी। बता दें कि 23 जनवरी को राजधानी में विधानसभा का घेराव भी करेंगे बेरोजगार। बता दें कि एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में ये रैली निकाली जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, बड़ा आंदोलन करने की राह पर निकल चुके हैं बेरोजगार, बड़ी आक्रोश रैली निकालने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल आरपीएससी पेपर लीक मामले में जिस तरह से जो आरोपी है वो फिलहाल खुले में घूम रहे हैं और दूसरी तरफ आरपीएससी से जिस व्यक्ति ने पेपर आउट किया उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। तो ऐसे में बेरोजगार चाहते हैं कि राजस्थान सरकार की एजेंसियों पर उनको विश्वास नहीं है, सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच दी जाए और इसी मांग को लेकर के शहर शहर में जो है ये बेरोजगार रैली निकाल रहे हैं। कल जोधपुर के अंदर आक्रोश रैली निकाल करके मुख्यमंत्री के गृह जिले में जो है हुंकार भरी बेरोजगारों ने और अब शाहपुरा पहुंच रहे हैं बेरोजगार। कल जयपुर के जो नजदीक का कस्बा है शाहपुरा, वहां पर रैली निकाली जाएगी और उसके बाद में 16 तारीख को जो है कुचामन कुचामन जो शहर है वहां पर आक्रोश रैली निकालने के बाद में 23 तारीख को विधानसभा का सत्र 23 तारीख को विधानसभा के सत्र के पहले दिन ही जो है राजस्थान का जो युवा बेरोजगार है वो हजारों की संख्या में जयपुर पहुंच करके राजस्थान विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार को अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार इस पूरे मामले की जांच जो है पारदर्शी सिस्टम से सीबीआई के जरिए कराए, ताकि अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनमें आरोपियों को तो जो बाहरी आरोपी उन्हें तो पकड़ा जाता है, लेकिन पेपर लीक असली वजह जो है वो गवर्नमेंट अफसर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर उनकी आशंका है कि जो भर्ती एजेंसियां हैं उनके ही लोग जो है इस पेपर को आउट कराने में मदद करते हैं। तो इन तमाम आशंकाओं के बीच में जो है युवा बेरोजगारों का गुस्सा जो है वो लगातार सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। आक्रोश में है बेरोजगार। सरकार कोशिश भी कर रही है कि तमाम कार्रवाइयां करने की, लेकिन बेरोजगारों का कहना है कि इस मामले में जो सरकारी सिस्टम से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनकी वजह से ये पेपर बाहर आता है उनके खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी, इस बात का जवाब जो है वो बेरोजगार सरकार से मांग रहे हैं। और इसी मांग को लेकर के जो सीबीआई जांच की मांग जो है, डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर भी सीबीआई जांच की मांग जो है वो काफी ट्रेंड कर रही है युवा बेरोजगारों की ओर से। और अब बेरोजगार जो है कल शाहपुरा से हुंकार भरेंगे। जोधपुर से हुंकार भरने के बाद में कल शाहपुरा हुंकार भरी जाएगी और शाहपुरा के बाद में कुचामन और कुचामन के बाद में जयपुर के अंदर जो है वो युवा बेरोजगार घेराव करेंगे राजस्थान विधानसभा का। जी बिल्कुल लवली, अब जवाब तो देना ही होगा। जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर जवाब देना बिल्कुल बनता ही है। और चलिए, फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और देखिए, आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। भूपेंद्र सारण की पत्नी और गोपाल की पत्नी ने अब याचिका लगाई है। अर्ची देवी इंदुवाला ने जेडीए अपीली अधिकरण में याचिका लगाई है। सुनवाई के लिए जेडीए को नहीं मिला है अब तक नोटिस। अधिकरण से अब तक नहीं मिला है नोटिस। जेडीए की तरफ से वकील जगदीश गुर्जर इसकी पैरवी करेंगे। वहीं प्रभावित पक्ष से शीशराम राव अधिकरण में पैरवी करने वाले हैं। बड़ी खबर आरपीएससी पेपर लीक मामले में आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रोशन हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। रोशन, क्या कुछ जानकारी फिलहाल आपके पास? अब जो उनकी पत्नी है वो भी आगे आ गई हैं। देखिए, उनकी पत्नी जो है अर्ची देवी वो सलाखों के पीछे है। जो जेल के अंदर से उन्होंने ये याचिका फाइल करवाई है। जो उनके एडवोकेट हैं शीशराम यादव, उन्होंने जेडीए ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है उसके अंदर अपनी याचिका फाइल की है। लेकिन बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 2 अलग अलग याचिकाएं फाइल की गई है। जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, यहाँ के जो लॉयर हैं जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर, बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग याचिकाएं फाइल की गई है। सबसे बड़ी ये बात है, ट्रिब्यूनल कोर्ट को ये तय करना है कि कौन सी याचिका के ऊपर सुनवाई की जाए या फिर इन दोनों याचिकाओं को मर्ज कर दिया जाए। अभी तक इस पूरे मामले के अंदर जेडीए को सुनवाई को लेकर नोटिस नहीं जारी किए गए हैं। बताया यह जा रहा है कि कुछ ही देर के अंदर नोटिस जारी करने की जो प्रक्रिया है वो होगी। अभी इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। जो पीठासीन अधिकारी हैं वो ये बताया जा रहा है कि उनके निर्णय के बाद में कोर्ट को ये निर्णय लेना होगा। हमारे साथ यहाँ पर लॉयर मौजूद है जो जेडीए में काफी लंबे वक्त से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एडवोकेट जितेंद्र शर्मा हमारे साथ। इस तरीके के जो मामले होते हैं उनमें क्या कुछ होता है?
इस तरीके के मामले में फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोर्ट में प्रकरण दायर हो जाता है और उसके साथ में कोई दूसरा प्रकरण भी समान स्तर का दायर होता है तो कोर्ट को तय करना होता है कि कौन से केस में नोटिस जारी किए जाएं, कौन से में नहीं किए जाएं और किस तरीके से सुनवाई की जाए। अभी तो प्रकरण यहाँ कोर्ट में जो लंबित है केवल नोटिस जारी करने के लिए है, तो ये कोर्ट माननीय न्यायालय तय करेंगे कि नोटिस किस तरीके से जारी किए जाए और कब के जारी किए जाएं। क्या कुछ आप मानते हैं इस तरीके के 2 याचिकाएं लगी है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है इस बारे में? नहीं, अगर एक ही संपत्ति से संबंधित एक ही पक्षकारों के बीच में है तो वो एक ही मर्ज हो जाएंगे। एक मर्ज हो जाएगी, तो आपको क्या कुछ लगता है नोटिस की प्रक्रिया है जो कब तक हो जाएगी? ये 10:30 बजे से 5 बजे तक का टाइम है, उसके बाद क्लियर होगा। जी, तो देखिए हमारे साथ जो जेडीए के जो लॉयर हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, वो भी अभी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे भी सीधी जो बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका जो पक्ष यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि जो प्रभावित जो पक्ष है उन्होंने याचिका पेश की है। एडवोकेट साहब क्या कुछ कहेंगे, ये जो पूरा मामला है इसको लेकर कितनी याचिका लगी है और क्या कुछ जेडीए का पक्ष रहने वाला है? सर पहले तो अभी कुछ कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि न्यायालय के समक्ष 2 याचिकाएं पेश की गई हैं। एक 2 लेडीजों के नाम से हैं जिनके नाम पे ना तो टाइटल है और ना ही संपत्ति है। दूसरी याचिका जो है वो गोपाल सारण के नाम से पेश की गई। तो पहले तो न्यायालय को यह तय करना है कि कौन सी याचिका सही है और कौन सी फर्जी है। 2 याचिकाएं एक साथ नहीं चल सकती एक ही प्रॉपर्टी के बारे में। तो अभी कुछ कहना मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी। बाकी जेडीए जो कार्रवाई करेगा वो एज पर रूल्स करता है, उसका और किसी उसमें अगर कुछ है तो उससे लेना देना नहीं है। अवैध निर्माण के खिलाफ ही जेडीए कार्रवाई करेगा। लेकिन जो अधिगम कोचिंग के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। आपका लंबा अनुभव है, आप जेडीए के एडवोकेट हैं, इस तरीके के मामलों के अंदर आपको क्या कुछ लगता है जो जेडीए जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है उसका क्या कुछ रुख रहता है, आपका क्या कुछ पक्ष रखा जाएगा इस बारे में? सर देखें, आप जेडीए जहां भी कार्रवाई करता है वो एज पर जेडीए एक्ट करता है, एज पर बिल्डिंग बायलॉज करता है। वहां और किसी लॉ से कंसर्न नहीं है। जेडीए का जो इन्फोर्समेंट विंग है या जेडीए है वो केवल मात्र अवैध निर्माण के खिलाफ ही कार्रवाई करता है और उसी के ऊपर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि सारा का सारा निर्माण वहां अवैध था। केवल पूरा केवल सेटबैक में ही नहीं, सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण था, उसको जेडीए द्वारा हटाया गया। तो उसको अपन ये उस व्यू से अदला हटा करके देखें कि ये केवल अवैध निर्माण है और अवैध निर्माण के खिलाफ ही कार्रवाई होती है। यहाँ भी जब न्यायालय के नोटिस हमें प्राप्त होंगे तो आगे की कार्रवाई से आपको अवगत कराएंगे। तो देखिए मेरे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं, जो एडवोकेट हमारे साथ सोलंकी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने अधिगम जो कोचिंग का जो पूरा मामला था वो आपके पास था। किस तरीके का ये जो पूरा प्रकरण था, क्या कुछ आपने पक्ष रखा था? हालांकि कोर्ट ने किसी भी तरीके की जो शिथिलता है वो नहीं दी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी कार्रवाई थी वो बिल्कुल विधि के विरुद्ध की गई थी। उसमें किसी भी ड्यू प्रोसेस को नहीं अपनाया गया था। उसमें 6 तारीख को नोटिस गया था 5 बजे और मंडे को 8 तारीख को सुबह तोड़ना शुरू कर दिया गया था। तो ना तो 3 दिन हुए और ना 24 घंटे हुए, नंबर 1। नंबर 2, उसमें सुरेश और इनका तो कोई लेना देना नहीं था। बिल्डिंग बंद थी, लॉक्ड थी और लॉक के बाद में चाबी श्री रघुवीर सैनी सीसीए हैं उनके कहने पे थाने को दी गई थी। इस चाबी को आप थाने पे दे दो और लॉक को इसमें लगे रहने दो। लेकिन सर वो कार्रवाई हो चुकी है, अब उसके बाद में कई सवाल जो भी खड़े होते हैं क्या है, ऐसे भी ये जो मामला है, जो सारण अभी जो फरार है, मुख्य आरोपी अभियुक्त है, जेडीए ने नोटिस दिया इस तरीके के जो अवैध निर्माण है, क्योंकि जेडीए ने उसके निर्माण को अवैध माना है। पेपर लीक मामले के अंदर इस तरीके की जेडीए कार्रवाई नहीं करता, जेडीए ने अवैध मानते हुए नोटिस दिया है। आपको क्या कुछ लगता है? देखो ऐसा है, गोपाल सारण के मामले में मुझे विशेष ज्ञान नहीं है और मैं उसका वकील नहीं हूँ, लेकिन मेरी बिल्डिंग पे, जो अनिल अग्रवाल की बिल्डिंग पे पेपर्स लीकर्स की आड़ में जो बिल्डिंग को तोड़ा है वो बिल्कुल गलत तोड़ा है। उनका उस बिल्डिंग से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। जहाँ तक गोपाल की बात है, वो गोपाल की बात गोपाल या उनकी जो भी फैमिली मेंबर है वही बता पाए। तो देखिए कुल मिलाकर अभी जो बड़ा अपडेट जो मिल रहा है जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट से वो ये है कि 2 याचिकाएं लगाई गई है। कोर्ट को तय करना है कि इन दोनों याचिकाओं के ऊपर सुनवाई की जाती है या नहीं, या दोनों याचिकाओं को मर्ज किया जाता है। और एक ऐसा भी बताया जा रहा है
कि जो एक याचिका है वो उसमें कोई खामी है। ऐसे में जो मुख्य जो याचिका लगाई गई है, जो अणची देवी की ओर से लगाई गई है, जो अभी सलाखों के पीछे है, वो कोर्ट को सुनवाई करना है। ये कोर्ट का क्षेत्राधिकार है कि इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ निर्णय रहता है, सुनवाई क्या कुछ की जाती है, किस तरीके का जो पूरा ही जो मामला रहने वाला है, ये आने वाले वक्त में ही कहा जा सकता है। लेकिन बिल्कुल रोशन, अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है पूरे मामले पर। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। और देखिए उदयपुर से एक खबर बता दें आपको, उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने जोरदार यहां पर प्रदर्शन किया है। वीसी के कार्यालय के बाहर चैनल गेट पर ताला लगा दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की जा रही है। परीक्षा फॉर्म पर लेट फीस कम करने और टीएडीए की कर रहे हैं ये लोग मांग। बता दें कि 3000 से कम फीस करने की मांग की जा रही है। छात्र नेता रौनक राज सिंह के नेतृत्व में ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बाहर जमकर एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। और राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर है, 23 जनवरी से विधानसभा का सत्र होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। अवकाश के दिनों में सभी कार्यालय खुले रहेंगे। 24 घंटे कार्यशील रहने वाले विधानसभा प्रकोष्ठ करे गठित। पर्ची स्थगन, ध्यानाकर्षण का सही सूचना उपलब्ध भी कराएं। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। आगे बढ़ेंगे और कोटा से बड़ी खबर बता दें, रेलवे ट्रैक पर 3 मजदूरों की मौत का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले पर पुलिस के मुताबिक रेलवे ट्रैक से लोहा चुराने के दौरान ये हादसा हुआ है। रेलवे ट्रैक पर शवों के पास बता दें कि लोहे के कई टुकड़े पड़े हुए मिले हैं। वहीं मजदूरों में एक शव की शिनाख्त हो गई है। एक मृतक जगदीश मीना, बता दें जगदीश मीना एक मृतक का नाम बताया जा रहा है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? 3 मजदूरों की मौत के मामले में पुलिस ने एक का रिकॉर्ड भी निकाला है, आपराधिक रिकॉर्ड मिला है एक मृतक का। देखिए, अल सुबह बोरखेड़ा पुलिया के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ था और 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। तीनों के शवों को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाने के बाद इनकी एक मृतक की शिनाख्त हालांकि हो गई है, जगदीश मीणा बताया जा रहा है, जबकि दूसरे की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और तीसरे की शिनाख्त के बारे में कोई सुराग अभी तक हाथ नहीं लग पाया। लेकिन एक जो मृतक है उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी बताए जा रहे हैं और पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि संभवतः ये जो बोरखेड़ा पुलिया के पास जो काम चल रहा था, वहां से ये लोहे के सरिये चुरा कर जो किसी कबाड़ी को बेचने की फिराक में थे, इसी दौरान ये जल्दबाजी में ट्रेन की चपेट में अलसुबह आ गए। अंधेरे की वजह से, थोड़ा सा धुंध और कोहरे की वजह से इनको ट्रेन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई और ये चपेट में आने से तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि एक जो युवक था उसने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा पहुंचने के दौरान, लेकिन ये कहा जा सकता कि तीनों स्मैकची बताए जा रहे हैं और घर से दूर या कोटा में इधर उधर घुमा करते थे और नशे के आदी ये बताए जा रहे हैं और जो भारी मात्रा में ये कोई नशा कर चुके थे और इसीलिए इनको कोई ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई और ये रेलवे ट्रैक पर जो है राजधानी जो एक्सप्रेस है उसकी चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में मृतकों के शवों को रखवाया गया है। एक मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि 2 अन्य का परिजनों की कोटा पहुंचने पर जो है पूरी शिनाख्त होने के बाद उनके शवों को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ओम प्रकाश, अगर बात की जाए तो मजदूर कहाँ के रहने वाले थे? देखिए, 2 की जो है प्रारंभिक शिनाख्त हुई है, सुल्तानपुर और चेचड़ जो कोटा ग्रामीण के अंचल इलाके में पड़ते हैं, ग्रामीण इलाके के बताए जा रहे हैं और ये कोटा में इधर उधर घुमा करते थे, रह करते थे। स्नैकची बताए जा रहे हैं, खुली मजदूरी भी किया करते थे, जबकि एक इनका साथी बताया जा रहा है उनकी पूरी उनकी शिनाख्त अभी हो नहीं पाई है। तीनों मृतक जो है स्मैकची बताए जा रहे हैं और ग्रामीण इलाके के रहने वाले थे, लेकिन कोटा में। चलिए ठीक है ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अपडेट्स हम लेंगे। और देखिए कोटा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा नयापुरा थाने के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एमबीएस अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। अस्पताल के संविदा कर्मचारी द्वारा अभद्रता का आरोप लगाया गया है। वहीं ठेकेदार की शह पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया है। संविदा कर्मी हेमंत के खिलाफ शराब पीकर हंगामे का आरोप लगा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ पूरा मामला है? ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा।
संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनमें जो आक्रोश है, वो इनका कहना है कि एक संविदा कर्मियों ने शराब के नशे में आकर उनसे जो है अभद्रता की, इसको लेकर वो जो हंगामा भी किया और कई गंभीर उस पर लगाते हुए नयापुरा थाने पहुंचे और थाने के बाहर थाने का घेराव किया और काफी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी सहित अन्य जो लोग थे, उन्होंने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और फिलहाल नयापुरा थाने में इसके को लेकर शिकायत भी दी है। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने की बात करी, लेकिन अस्पताल के अंदर के कार्मिकों का ये जो है पूरा मामला है और अस्पताल के कार्मिक थाने पहुंचकर पूरा ये जो मामला है शिकायत दर्ज करने के साथ साथ हंगामा प्रदर्शन किया। फिलहाल उनसे समझाइश करने का पूरा प्रयास किया गया है। उसके बाद कुछ जो है सुरक्षा कर्मी वापस अस्पताल की तरफ रुक कर चुके हैं और फिलहाल उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बता रहे हैं कि ठेकेदार की शय पर ये अभद्रता करने का आरोप लगा रहे हैं और संविदा कर्मी एक हेमंत जो नाम बताया जा रहा है, उनके खिलाफ शराब पीकर अस्पताल में हंगामा किया था और वो हंगामा कर अभद्रता की थी। इसको लेकर जो सुरक्षा कर्मियों में है वो आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल सुरक्षा कर्मियों से समझाइश कर ली गई है और कड़ी कार्रवाई करने का शराब पीकर हंगामा किया गया है तो संविदा कर्मी पर एक्शन लिया जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और देखिए, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हो रहा है, जिसमें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन समारोह ये हो रहा है, जिसमें राजस्थान विधानसभा भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये सीधी तस्वीरें जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन हो रहा है, राजस्थान विधानसभा भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम में शामिल हैं और सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन समारोह यहां आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद हैं। तो ये राजधानी जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज समापन समारोह हो रहा है। आगे बढ़ेंगे और टोंक से एक बड़ी खबर है। बंदूक की नोक पर लूट की वारदात की गई है। पिकअप लूट कर बदमाश फरार हो गए हैं। वहीं पीड़ित ने सदर थाने में शिकायत दे दी है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। टोंक से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंदूक की नोक पर लूट की वारदात की गई है। पिकअप लूट कर बदमाश जो है वो फरार हो गए हैं। बंदूक की नोक पर इस पिकअप को लूटा बदमाशों ने और इसके बाद वो फरार हो गए। वहीं पीड़ित ने सदर थाने में शिकायत दे दी है और पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। टोंक से ये बड़ी खबर इस वक्त की। बंदूक की नोक पर यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, दौलत पारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत, क्या कुछ जानकारी है? बंदूक की नोक पर पिकअप लूटी गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ा सनसनीखेज मामला सामने ये आया है कि बंदूक की नोक पर पिकअप लूटी गई है। पीड़ित के पास हालांकि उसके साथ किसी तरह की और वारदात को अंजाम नहीं दिया गया। उसके पास जो 10-20 हजार रुपए थे वो भी उसके पास ही है। उसका मोबाइल भी नहीं छीना गया था। पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पता चला है कि देर रात ये सड़क किनारे पिकअप लगा के सो रहा था। ये फरीदाबाद से जयपुर अमरूदों से भरी हुई पिकअप खाली करके जयपुर और वापस लौट रहा था। देर रात होने की वजह से सड़क किनारे लगा के सो गया। 2 बदमाश आए और उससे वहां सोने की वजह पूछते हुए उसके गाड़ी में बैठ गए और उसको दतवा रोड को यानी केथून के पास ले जा करके छोड़ दिया और बंदूक की नोक से उसको डरा धमका करके वहां से उसको भगा दिया। पुलिस अब पूरे मामले में नाकाबंदी कराने के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इस घटनाक्रम के दौरान पीड़ित के साथ उन बदमाशों से क्या बातचीत हुई उसके आधार पर सामने आ रहा है कि जो बदमाश थे वो शराब व्यवसाय से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और उनको शराब का कोई आगे इस तरह की वारदात करने के लिए चोरी की या इस तरह की लूट की गाड़ी की जरूरत थी। इस लिहाज से ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। पुलिस अब आगे की जो वारदात होने वाली हो सकती है, संभावना जिस घटना को जताया जा रहा है उसको लेकर भी अलर्ट है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही उस गाड़ी की भी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी खंगाल रही है। गाड़ी जो है वो पिकअप वो फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही निकाली गई थी। जो बिल्कुल दौलत, लेकिन देखिए जिस तरह से बंदूक की नोक पर ये लूट करी गई है, इससे पता चलता है कि बदमाशों को एक तो किसी तरह का डर नहीं रहा है। अगर बात की जाए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, तो क्या सीसीटीवी में अभी तक फिलहाल कुछ मिल पाया है? इन बदमाशों के बारे में कोई जानकारी जुटा पाई है पुलिस?
देखिए, जो फिलहाल बदमाशों के बारे में जानकारी नहीं लगी है, लेकिन पूरी वारदात का कारण और वारदात होने की वजह जो है वो पुलिस के सामने पूरी सामने आ गई है। पुलिस जल्द ही इस मामले में खुलासा करेगी और पुलिस को अंदेशा जिस बात का है कि जिस वजह से गाड़ी को लूटा गया है, जिस वजह से पूरी वारदात को। चलिए ठीक है दौलत, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे और उदयपुर से एक और बड़ी खबर है। विवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। कमरे में पंखे से फंदा लगाकर विवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। वहीं पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर अब गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है ससुराल पक्ष पर। पीहर पक्ष की तरफ से मुर्दा घर में दोनों पक्षों में गहमा-गहमी भी हुई है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां एक विवाहिता ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कमलेश दखनी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कमलेश, क्या कुछ जानकारी है? विवाहिता ने आत्महत्या कर ली है, क्या कोई सुसाइड नोट मिला है? कमलेश, मेरी आवाज अब तक आ रही है? कमलेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये गोवर्धन विलास इलाके की घटना है। यहाँ पर एक विवाहिता ने कल देर शाम को अपने घर पे जो है कि रूम में जाकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और आज जो सुबह उसकी बॉडी जो पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में पहुंचाई गई, तो उस दौरान दोनों जो पक्ष है, पीयर पक्ष और ससुराल पक्ष, दोनों के आपस में गहमागहमी हो गई और जो पीयर पक्ष उन्होंने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष पर, उसके पति के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर कि ये लोग आए दिन जो है कि विवाहिता के ऊपर मारपीट करते थे, उसे परेशान करता था। ऐसे में मानसिक प्रताड़ना के बाद उसने ये कदम उठाया और उसके बाद उसने सुसाइड किया। लेकिन जो है कि पीयर पक्ष का बिल्कुल रिपोर्ट दी है कि जल्द से जल्द इसमें निष्पक्ष जांच करे पुलिस और जल्द से जल्द जो आरोपी है वो उनको सजा मिल पाए। जी कमलेश, जिस तरह से पीयर पक्ष आरोप लगा रहा है ससुराल पक्ष पर, क्या वहां से जहां ये आत्महत्या की गई है उस रूम से कोई सुसाइड नोट मिला है? जी देखिए, अभी तक इस तरह से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन जो पीयर पक्ष का आरोप है कि ये कई समय शादी के बाद लगातार जो है कि इसको परेशान कर रहे थे, बताना दे रहे थे और पहले भी कई बार झगड़ा हुआ, लेकिन जो है कि लगातार जो उकसाया गया, उसके बाद इसने कदम उठाया। पुलिस हर तरह से हर पहलू पे जांच कर रही है और पुलिस का। चलिए ठीक है कमलेश, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे और खबर उदयपुर से है, जहां कलडवास इलाके में एक पैंथर ने एक कुत्ते का शिकार कर लिया है। पैंथर के शिकार का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो पैंथर है उसने कुत्ते का शिकार किया। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे घर के अंदर बरामदे में घुसकर कुत्ते को पैंथर दबोचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं घर में पैंथर की दस्तक से परिवार के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने पैंथर के डर से वन विभाग से पिंजरा लगाने के लिए भी मांग की है। ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान ये आपको तस्वीरें दिखा रहा है, जहां एक पैंथर ने एक कुत्ते का शिकार कर लिया। घर के बरामदे में कुत्ता बैठा हुआ था, जहां इस पैंथर ने कुत्ते का शिकार किया और इस पूरी घटना के बाद से ही जो परिवार के लोग हैं उनमें डर का माहौल बना है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से इसमें आपको पैंथर भी नजर आ रहा है और किस तरह से वो कुत्ते का शिकार कर रहा है ये भी साफ देखा जा सकता है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कपिल श्रीमाली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, पैंथर ने कुत्ते का शिकार किया है, लोगों में डर बन गया होगा, पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। बिल्कुल, देखिए रिहायशी इलाका है और निश्चित तौर पर यदि रिहायशी इलाके में ऐसे खूंखार जानवरों का प्रवेश होता है तो जो वहां रहने वाले जो लोग हैं उनमें काफी भय का माहौल बन जाता है और इसी तरह का कुछ माहौल कलडवास के इस इलाके में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि बीती रात की घटना है, लोगों की आवाजाही कम थी, सड़कों पर लोग कम थे, लोग घरों के बाहर नहीं थे, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन सीसीटीवी में जो फुटेज कैद हुआ, आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पैंथर ने घर के अंदर बरामदे के अंदर घुसकर एक श्वान का शिकार किया है और उसके बाद में वहां से चला गया। अब इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि पैंथर अभी भी आसपास के इलाके में मौजूद हो। हालांकि वन विभाग की टीम को सूचना दे दी है, वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने मौका मुआयना किया और अब जल्दी ये निर्णय भी लिया जा सकता है कि इस रिहायशी कॉलोनी के पास में कोई पिंजरा लगाया जाए, ताकि फिर से यदि पैंथर इस इलाके में दस्तक दे तो हो सके जब तक उसे पिंजरे में कैद कर कहीं दूरस्थ जंगल के एरिया में छोड़ा जा सके। जी बिल्कुल कपिल, देखिए जिस तरह से रिहायशी इलाके में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है, आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया होगा। बात करें अगर वन विभाग की, तो क्या इस पैंथर का कोई दूसरा मूवमेंट अभी तक देखा गया है उसी एरिया में? और वन विभाग की अब क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि ये एक पैंथर होगा तो वहीं कहीं आसपास ही, क्या तैयारी वन विभाग की?
देखिए फिलहाल इससे पहले यहाँ आसपास में मूवमेंट की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि पहली बार भी यदि पैंथर का मूवमेंट हुआ है तो ये गंभीर बात है। रिहायशी इलाका, ऐसे में इस इलाके में पैंथर की दस्तक देना बेहद गंभीर माना जा रहा है और वन विभाग की टीम भी संभवतः प्राथमिक तौर पर इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए अग्रिम कदम बढ़ा रही है और विचार किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी पिंजरा लगाया जाए ताकि आगे यदि चलिए ठीक है कपिल, आपसे अपडेट्स देते रहेंगे, आप मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अजमेर से एक और बड़ी खबर है, निगम की साधारण सभा में हंगामा शुरू हो गया है। यूजर चार्ज मुद्दे पर बता दें कि जोरदार हंगामा हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों में जमकर बहस हुई है, एक दूसरे पर यूजर चार्ज थोपने का आरोप भी लगा है। बड़ी खबर अजमेर से आपको बता रहे हैं, यूजर चार्ज को लेकर साधारण सभा की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। ये तस्वीरें भी न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं साधारण सभा की बैठक में। आप देखिए निगम की साधारण सभा की बैठक हो रही थी जिसमें जोरदार हंगामा हो गया। बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग हैं वो आमने सामने हो गए और मुद्दा था यूजर चार्ज का। यूजर चार्ज के मुद्दे पर यह जोरदार हंगामा हुआ है साधारण सभा की बैठक में। और देखिए झुंझुनू नवलगढ़ में चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिल रहा है। चाइनीज मांझे से बाइक सवार का चेहरा कट गया है। बाइक सवार व्यक्ति के चेहरे पर 30 टांके आए हैं। रोक के बावजूद भी धड़ल्ले से बता दें कि चाइनीज मांझे की बिक्री जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की झुंझुनू के नवलगढ़ से आपको बता रहे हैं, चाइनीज मांझे का कहर यहां देखने को मिला है। एक बाइक सवार का चेहरा यहां पर कट गया है चाइनीज मांझे की वजह से। और बता दें कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी चाइनीज मांझा जो है वो धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्ण, रोक लगी हुई है चाइनीज मांझे पर, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। अब एक बाइक सवार युवक का चेहरा कट गया है, क्या जानकारी आपके पास? जी मैं आपको बता दूं कि रोक के बावजूद भी है वो झुंझुनू में चाइनीज मांझे की बिक्री है वो धड़ल्ले से जारी है। और ये जो ताजा मामला सामने आया है ये एक बार फिर से नवलगढ़ से सामने आया है। नवलगढ़ के ढाका की ढाणी के महावीर प्रसाद हैं, वो अपनी बाइक से दूध लेने के लिए बेरी गांव जा रहे थे और रास्ते में जो चाइनीज मांझा है वो उनके चेहरे पर आके लपेट गया और उससे चेहरे पर जो चाइनीज मांझा है उसके लगातार खींचे चले जाने से उनके चेहरे पर गंभीर घाव हो गए और वहां मौजूद लोग हैं वो उनको नजदीकी अस्पताल लेके गए और वहां पर डॉक्टरों ने उनका उपचार किया। ठीक है कृष्ण, आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए सीधा आपको लिए चलते हैं। जयपुर महाखेल कबड्डी का आगाज हो गया है जिसमें सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान सरकार की जो नौकरियां हैं उसके अंदर राजस्थान के जो रहने वाले हैं जो खिलाड़ी उनके लिए आरक्षण होना चाहिए और पारदर्शी तरीके से उनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि किसी भी खेल को आगे बढ़ाने के लिए उसमें खिलाड़ियों का होना जरूरी है। अब आज की राज्य सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, इसके ऊपर तो हमने अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है और इतनी बड़ी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।